नेक्स्ट आगे हैं वो है सेल के प्रकार। सेल के प्रकार 3 प्रकार के हैं, अग्नि सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। अग्नि सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं और जो अवसादी सेल है वो जीवाश्म पाए जाते हैं, वो अवसादी सेल में पाए जाते हैं। और कायंत्रित सेल है जिसको हम मेटामॉर्फिक भी कहते हैं। अग्नि को हम इग्निशियस भी कहते हैं, अवसादी को सेंडिमेट्री भी कहते हैं, कालांतरित को मेटा मॉर्फिक कहते हैं। ये तीनों लाइनें ही आपके एनसीईआरटी किताब में दी हुई है कक्षा 7 की। तो इंपॉर्टेंट है अग्नि जिसम प्राथमिक सेल कौन सी है, यानी अग्नि जीवाश्म किस सेल में पाए जाते हैं, अवसादी में, और तीसरे कायंत्रित सेल। अग्नि सेल के 2 प्रकार हैं यहाँ पे, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। कई बार यहाँ से रीट के प्रश्न आ चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न अग्नि सेल और कायंत्रित सेल में पूछे गए हैं। तो अग्नि सेल है द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस होने से जो निर्मित सेल होती है, वो कौन सी सेल होती है, वो अग्नि सेल होती है। दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट सेल से निर्मित है। एक बार ये प्रश्न आ चुका है कि बेसाल्ट सेल अंतर्वेदी है या बहिर्वेदी है, तो आपको याद होना चाहिए बहिर्वेदी है, क्योंकि बेसाल्ट सेल बाहर आके बनी हुई है, यानी कि दक्कन का पठार। जैसे कि ग्रेनाइट पूछ ले तो ग्रेनाइट एक अंतर्वेदी शेल है, क्योंकि ग्रेनाइट पृथ्वी के अंदर ही बना हुआ है। और ये दोनों ही अंतर्वेदी और बहिर्वेदी अग्नि सेल के ही प्रकार हैं। और ये दोनों प्रश्न कई बार शीटेट के रीट के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों पूछे जा चुके हैं। लेई और जो मशाले तथा दाने का चूर्ण बनाने में किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मेंटल है वो यहाँ पे कुल पृथ्वी में 1% पाई जाती है, सॉरी प्रॉपर्टी 1% है, मेंटल है 84% हिस्सा है मेंटल का, और क्रोड 15% है, बाकी पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर पाई जाती है। जो अब है यहाँ से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट अगेन रहने वाले हैं। इग्निशियस की उत्पत्ति इग्नियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, यानी कि अग्नि। और शेडिमेंट से हुई, जिसका अर्थ होता है स्तरित। और मेटामॉर्फिक यानी कि क्रांतित सेल का जो अर्थ है वह है रोग परिवर्तन होना। पहली अवसादी सेल सॉरी अग्नि सेल यहाँ पे हो चुकी है। 2 प्रकार है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अग्नि के बाद में है अवसादी सेल। जो सेल एक जगह नहीं रहती है, यहाँ से जैसे कि पत्थर है कोई, वो सेल लुढ़क कर, चटका कर, टकरा कर किसी तरीके से नीचे गिर जाती है, टूट जाती है। इस कणों के जो अवसाद बनते हैं उसे ही अवसादी सेल कहते हैं। यानी कि जो पौधे हैं, जानवर है, जीवाणु हैं, इनके जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो अवसादी सेल में ही पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पौधे, जानवर, जीवाणु की जीवाश्म किस सेल का हिस्सा है, अवसाद का है। और जब अग्नि और अवसादी दोनों सेलों का मिलन हो जाता है, ताप और उच्च दाब और ताप से जो सेल परिवर्तन होती है वो कायंत्रित सेल होती है। उदाहरण, ये तीनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे चीनी मिट्टी का स्लेट में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, कायंत्रित सेल है। चूना पत्थर का संगमरमर बन जाना क्या है, कायंत्रित सेल है। कई बार ऐसे ऑप्शन पूछते हैं कि यहाँ से कायंत्रित सेल नहीं है, स्लेट, संगमर, और तीसरा दे देगी चूना पत्थर, चौथा ऑप्शन देती चारों। कौन कौन से यहाँ पे कायंत्रित सेल का उदाहरण नहीं है, तो चूना पत्थर कायंत्रित सेल नहीं है, चिकनी मिट्टी कायंत्रित सेल नहीं है, जबकि चिकनी मिट्टी से स्लेट का निवर्तन होता है वो यहाँ पे कायंत्रित है। संगमरमर बन जाना भी कायंत्रित सेल का उदाहरण है। यहाँ पे 2 खेल के नाम दिए हुए हैं। 7 पत्थर को हम पिट्ठू कहते हैं, चीटी चिबीडीडी कहते हैं, स्टापू किट कहते हैं, और 5 पत्थर को हम गीटी कहते हैं। ये जो एनसीईआरटी किताब के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है वहां पे दी हुई है। तीसरा अध्याय है यहाँ पे हमारी बदलती पृथ्वी, और यहाँ से कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है इस सारणी से, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको बताते हैं, पहला तो पूछा जा चुका है कि इसमें से आकस्मिक बल नहीं है। 3 है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। तीनों ही आकस्मिक बल है, यानी अंतर्जनिक बल है यहाँ से। और बहिर्जनिक बल है वो रहेंगे अपर्दन और निक्षेपण। अंतर्जनित बल के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन ये तो आकस्मिक है। पटल निरूपण बल के अंदर पर्वत निर्माणकारी जो बल है वो पटल निरूपण बल के का उदाहरण है। बहिर्जनित बल है, अपर्दन और निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। जैसे नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, ये 4 उदाहरण दिए हुए हैं, तो चारों इंपॉर्टेंट है। यानी कि नदी, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद से किसका अपर्दन और निक्षेपण का निर्माण होता है, जिसे हम बहिर्जनित बल भी कहते हैं। फिर दी हुई है भूकंपी तरंगे, तो सबसे हाई होती है वो पी तरंगे होती है, जिसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। एस तरंग होती है जिसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। एल तरंग होती है पृष्ठीय तरंग कहेंगे। इतना ही उसके अंदर एनसीईआरटी भी दिया हुआ है, तो फुल आपको शायद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पी तरंग को हम अनुदैर्घ्य कहते हैं, जो सबसे हाई होती है। उसके बाद एस तरंग को कहते हैं जो अनुप्रस्थ होती है। एल तरंग पृष्ठीय तरंग होते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। 5
की तीव्रता का हानि पहुँचाता है। 6 का सबसे शक्तिशाली और 7 का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। पृथ्वी की सतह पर शेल का टूटना क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा, अपरदन नहीं, क्योंकि वायु, जल, हिम से जो विघटन होता है वो अपरदन कहलाता है। अपक्षय और अपरदन का ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना कि पृथ्वी की सतह पर शेल टूट रही है, तो हम उसे अपक्षय कहेंगे। वायु, जल, हिम से जो विघटन हो रहा है, उसे हम अपरदन कहेंगे। नदी के उत्थित तटों को हम तटबंध कहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट लाइन रहेगी, काफ़ी बड़ा विस्तार से एनसीईआरटी में इसमें दिया हुआ है कि जल जब चट्टान से टकराता है तो किसका निर्माण होता है? समुद्री गुफा का निर्माण होता है। जल जब चट्टान से टकराता है, समुद्री गुफा। जल जब बार-बार टकराता है, केवल क्षति बचती है, तब किसका निर्माण होता है? तटीय मेहराब का निर्माण होता है। जब केवल छत ही नहीं बचती, केवल साइड में जो दीवारें होती है वो बचती है, ऊपर से छत भी उड़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। उसके बाद में जल के लगभग ऊर्ध्वाधर ऊपर उठे ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहेंगे? समुद्र भृगु कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेक, समुद्र भृगु, ये चारों इंपॉर्टेंट। समुद्री गुफा जल का चट्टान से टकराना, और तटीय मेहराब केवल छत बचना, बार बार टकराने से तटीय मेहराब, केवल दीवार बचती है, छत नहीं रह पाती, तो उसी में स्टेक कहते हैं। जब के लगभग ऊर्ध्वाधर ऊपर उठे शैलीय तटों को क्या कहेंगे? समुद्र भृगु कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रेगिस्तान में छिद्रक शैलें मिलती हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं कि छिद्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में। उसका आधार संकीर्ण होता है, सिर्फ विस्तृत होता है। बालूकण जब विस्तृत क्षेत्र में निष्क्रिय हो जाते हैं तो इसे लोएस कहा जाता है। बालूकण जब विस्तृत क्षेत्र में हो फैल जाते हैं तो उसे हम लोएस कहेंगे। छिद्रक शैलें भी रेगिस्तान में पाई जाती है। चीन में विशाल लोएस पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं चारों। नदी के मोड़ को विसर्प कहते हैं। समय के साथ साथ जो विसर्प है लूप नदी से कट जाते हैं और एक झील का निर्माण बनाते हैं, चाप झील। यानी कि चाप झील किसका उदाहरण है? लूप नदी का उदाहरण है। अंत में डेल्टा बनाती है नदी। उसके बाद में है चौथा पार्ट है यहाँ पे वायु। नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम 0.03 है, यानी कि सबसे कम पूछ लें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और सबसे हाई पूछ लें तो उसमें नाइट्रोजन फर्स्ट रहेगी। आर्गन 0.93 है, अन्य 0.04% पाई जाती है। सर्वाधिक नाइट्रोजन है, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ से जो ये सारणी है, इस सारणी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है, जिसमें सबसे नीचे परत कौन सी होती है? 3 बार रीट के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, तो आपके लिए सेकंड लेवल में काफी इंपॉर्टेंट रह चुका है आपके लिए, याद रखना। क्षोभ मंडल 0 से 13 किलोमीटर, मौसम, कोहरा, वर्षा पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट जहाँ पाए जाते हैं वो क्षोभ मंडल है। सबसे महत्वपूर्ण पर्वत पूछी जा चुकी है, कौन सी है? क्षोभ मंडल। माउंट एवरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की लंबाई 0 से 13 किलोमीटर। मौसम कहाँ पाए जाएंगे? क्षोभ मंडल में। कोहरा और वर्षा किस परत में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। फिर है समताप मंडल 13 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80, बाह्य है जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं, बहिर्मंडल है। तो समताप मंडल में क्या है? बादल, मौसम जैसी घटनाओं से जो मुक्त होती है वो समताप मंडल होती है। ओजोन परत हवाई जहाज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे बादल और मौसम घटनाएं नहीं होती है, इसलिए ये ओजोन परत के लिए और हवाई जहाज के लिए काफ़ी अच्छी परत रहती है। मध्य मंडल में उल्कापिंड यहाँ आके जल जाते हैं। फिर बाह्य मंडल है जिसको हम आयन मंडल भी कहते हैं, रेडियो संचार पाए जाते हैं। ये कई रेट में पूछा जा चुका प्रश्न है कि रेडियो तरंगें पुनः पृथ्वी पर परावर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बाह्य आयन मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल हल्की गैसें, हीलियम, नाइट्रोजन यहाँ पाई जाती है। CO2 पृथ्वी से ऊष्मा को रोककर ताप बढ़ाती है, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। भूमंडलीकरण तापमान ग्लोबल वार्मिंग है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेना है, जिसे आतापन कहते हैं। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक पाई जाती है। आतापन सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा? भूमध्य रेखा पर, सबसे कम ध्रुवों पर। तापमान मापने की मापक इकाई डिग्री सेल्सियस है, जिसका आविष्कार किया था एड्रस सेल्सियस ने। जल पर 0 डिग्री जमता है, 100 डिग्री पर उबलता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र सतह पर वायुदाब सर्वाधिक ऊंचाई पर कम होता जाता है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडल कहलाता है। ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? समुद्र सतह पर। ऊंचाई पर कम होता जाता है, अधिक ताप होगा, वहाँ निम्न वायुदाब होगा, बादल युक्त आकाश होगा। और नम मौसम कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर अधिक ताप होगा, निम्न वायुदाब होगा, वहाँ बादल पाए जाएंगे, और यहाँ से नम मौसम होगा। जहाँ पे तापमान कम हो, उच्च वायुदाब होगा, वहाँ पे स्वच्छ आकाश पाया जाएगा। वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, रट लेना। स्थायी पवने व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने हो,
यहाँ पर क्या है, व्यापारिक पौने हैं। मौसमी पौने हैं, भारत में मानसूनी पौने हैं, वो जितनी भी मौसमी पौने का हिस्सा है। स्थानीय है, जैसे लू है, स्थल है, समुद्री शमीर है, ये सारे क्या हैं, स्थानीय पौने हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। फिर उच्च वायुदाब है, उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है। अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है, फिर उच्च ध्रुवीय वायुदाब क्षेत्र है। यानी कि इसमें दो निम्न वायुदाब क्षेत्र है, वो कौन कौन से हैं? एक तो अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, एक है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं। जो बीच के दोनों हैं ध्रुवीय वाले और उच्च वायुदाब वाले, ये दोनों उच्च पाए जाते हैं। कोनों की दिशा है भूमध्य रेखा की ओर पाई जाती है, वो दिशा याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। ये ऐसे रहेगी, फिर आगे रहेगी, उसमें क्या है, वापस ऐसे मुड़ जाएगी, इसकी भी ऐसे मुड़ जाएगी, फिर वापस से ध्रुव से और वापस आएगी, और ये भी इधर से आएगी। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पाई की जाती है, वो आर्द्रता है। कीड़े विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं। पहली सौनीय वर्षा, दूसरी पर्वतीय वर्षा, तीसरी चक्रवात वर्षा। ओजोन गैस सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, आप पहले कई बार भी पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है, पांचवा है जल। अलवणीय जल के स्रोत है, इसमें सोते याद रखना, सोते इंपॉर्टेंट है। अलवणीय जल में नदी, ताल, हिमनद आप सभी जानते हैं, लेकिन कई बार सोते के जो नाम है कम सुना होता है, ये अलवणीय जल का स्रोत है। थलशाला है, छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम जो आघात होता है, वो आहत होता है, वो क्या होता है, थलशाला होती है। महासागर में 97% है, वो यहाँ पे जल पाया जाता है। पर्वत क्षेत्र में 2% है, भूमिगत जल 0.68। झीलों का अलवणीय जल केवल कितना, 0.9। नमकीन झील है, वायुमंडल पाई जाती है 0.19, और नदियां पाई जाती है 0.01%, यहाँ पे जल पाया जाता है। सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, महासागरों में जल पाया जाता है, 97.3% है। इजराइल के मर्द सागर की लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। रेट में पूछा जा चुका प्रश्न है कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। जल दिवस 22 मार्च को। समुद्र जल गतिशील रहता है, स्थिर कभी नहीं रहेगा। महासागर गतियां कहलाती है, तरंग, ज्वार भाटाएं और धाराएं हैं। विस्तार से इसमें बुक में दिया हुआ है, तो आपके लिए तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि महासागर की गतियां कौन सी है, तरंग, ज्वार भाटा, धाराएं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्री तरंग। लेब्राडोर धारा एक ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा एक गर्म जल धारा है। गर्म जल धारा भूमध्य रेखा पर पाई जाएगी, और ठंडी जल धारा ध्रुव के निकट पाई जाती है। उष्ण उपोष्ण का प्रदेश क्या है, अमेजन के अंदर टेपियर होते हैं। ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन याद रखना। इसके अंदर ओजोन है, यह टेपियर है। चींटी खाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, अमेजन में टेपियर कहा जाता है। फसल है अमेजन लोगों की, वो है टेपिया को अनाज, शकरकंद है। यहाँ पे आहार है मेनिया को या कसावा क्या है, तो अमेजन लोगों का आहार है। नगदी फसल मक्का, कोको, कॉफी है। ढालू छत का बड़ा खर मलोका कहलाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मलोका क्या है, अमेजन लोगों का ढालू छत का बड़ा घर है। मछली, पिरानिया पाई जाती है। अमेजन के बारे में इतना दिया हुआ है, कम से कम 4-5 पेज में है, जो मेन लाइनें हैं वो इतनी ही बनती है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइनें। ये टेपिया चींटी खाने वाले जानवर, फसल टेपिया को अनाज, शकरकंद, आहार मेनिया को कसावा, नगदी फसल मक्का, कोको, कॉफी, डालू छत का बड़ा घर मलोका। तो कई बार टेफियर, मलाको और अनाज टेपिया को इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार एक से नाम होते हैं चुक जाते हैं। तो टेफियर जिसमें रह आ रहे हैं वो चींटी वाले जानवर हैं, टेपिया को आ रहा है वो फसल है, मलोका आ रहे हैं वो डालू छत का बड़ा घर है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। बिहार और असम में सिल्क उत्पादन किया जाता है। ब्रह्मपुत्र गंगा का बेसिन 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं। मगर कहाँ पाए जाते हैं, डेल्टा क्षेत्र में। और बंगाल टाइगर रीट में पूछा जा चुका है कि बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है, वो डेल्टा क्षेत्र के हैं। एक सिंग वाले गेंडा ब्रह्मपुत्र मैदान में पाए जाते हैं, ये भी रीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेल्टा क्षेत्र वाला भी रीट में पूछा जा चुका है पहले से भी। मछली की प्रजाति है गंगा बेसिन की, वो है रोहू, कतला, हिल्सा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में सुसु यानी कि अंधी डॉल्फिन मिलती है। चीड़, देवदार, फर, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पाए जाते हैं। साउथ भारत मिशन की शुरुआत अक्टूबर 2014 को ही कोलकाता पर हुगली नदी पर स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल कहाँ है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा प्लस यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है। यूपी बिहार का बौद्ध स्तूप स्थित है। लखनऊ में इमामबाड़ा स्थित है। असम में काजीरंगा मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ये इतनी जो है ये आपके एनसीईआरटी किताब में दी हुई है सर ने, तो ये सेम नाम आपको याद रखनी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। टुकन, गुंजन, रंगीत पक्षी, मक्कौ पक्षी, ये अमेजन के पक्षी पाए जाते हैं। टुकन, गुंजन, रंगीन पक्षी। अगला है रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल, 7वां पाठ है भूगोल का कक्षा 7 का।
उसमें सहारा मरुस्थल है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ग्राम उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। 11 देश में स्थित है। बजरी और नगन चट्टान यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे रेतीला नहीं है, ये बजरी और नगन चट्टानें पाई जाती है सहारा मरुस्थल में। कैटस, एकेसिया, खजूर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मिस्र कपास के लिए प्रसिद्ध रहा है। जनजाति यहाँ से बेदुइन और तुआरेग पाई जाती है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है, जिसमें ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा, दाग का अर्थ है देश। उत्तर में इसके कारकोरम श्रेणी है, दक्षिण में जास्कर है। हिमानी पाई जाती है यहाँ पे, वो ग्रेगी हिमानी पाई जाती है लद्दाख में। द्रास यहाँ पे लद्दाख में स्थित है। ठंडे स्थानों में से एक है, विश्व के ठंडे स्थानों में से एक है द्रास, जो लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई बार पूछ लेते हैं ऑप्शन देके, अब तो यहाँ पे द्रास लद्दाख में है। सरपत, विलो और उपवन पाए जाते हैं। सरबत, विलो और ओपोलो क्या है, उपवन है। यहाँ पे सरबत विलो की क्या बनाए जाते हैं, बैट बनाए जाते हैं क्रिकेट के। कई बार सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। बौद्ध मठ, हेमिस, थिक्से से लामा यूरो है। जोजिला दर्रा एनएच एक लहे को कश्मीर से जोड़ता है। क्रिकेट बैट सरबत यानी कि विलो से बनते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में। अब कक्षा 8 का पहला पाठ है, जिसका नाम है संसाधन। संसाधन निर्धारक होते हैं, उपयोगिता प्रयोजन है, मूल्य या मूल्यवान होते हैं। मूल्य, मलच बनाना, पौधे के बीच भूमि के हाथ से ढक देना क्या होता है, मलच बनाना, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय 150 लीटर पानी काम में लेते हैं प्रतिदिन। वैदिक फार्म कैसे कहते हैं, चौड़े समतल तिरवे ढलान पे जो होते हैं वो वैदिक फार्म होते हैं। रक्षक मेखला, तटीय प्रदेश, शोषक प्रदेश, पवन गति से गति को रोकना वो रक्षक मेखला होती है। वैदिक फार्म चौड़े समतल और तिरवे ढलान पे पाए जाते हैं। मृदा निर्माण है, जनक मृदा का निर्माण किस कारकों से निर्धारित होता है, तो कई बार पूछे जा चुके हैं। जनक सेल और जलवायु का स्थलाकृति, जैव पदार्थ और समय, यानी कि पहले तो जनक सेल इंपॉर्टेंट रहेगी, फिर स्थलाकृति है, थर्ड जैव पदार्थ है, फिर समय है। इससे मृदा का निर्माण होते हैं। कृषि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका एग्री का अर्थ होता है मृदा, कल्चर का अर्थ होता है कृषि करना। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। 4 कल्चर के ही इसमें नाम दिए हुए हैं, तो चारों कल्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। पिसिकल्चर मत्स्य से है। वेटिकल्चर द्राता कृषि, यही नाम दिया हुआ, तो आप यही रखना है, द्राता कृषि यानी कि अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विल्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि से संबंधित है। फिर इसमें दिया हुआ है कृषि, निर्वाण कृषि दी हुई है। निर्वाण कृषि यानी कि प्राचीन तरीके से कृषि करना, जिसमें एक होती है गहन कृषि, दूसरी आदिम निर्माण कृषि। गहन कृषि क्या है, एक छोटे भूभाग पर बहुत बड़ी उत्पादन लेना गहन कृषि कहलाती है। आदिम कृषि यानी पुराने ढंग से कृषि करना, जिसमें स्थानांतरित चलवासी पशुचारण भी इसमें शामिल होते हैं। तो निर्वहन कृषि 2 प्रकार की होती है। गहन कृषि यानी कि एक भूमि के छोटे टुकड़े पर बहुत ज्यादा उत्पादन लेना। आदिम कृषि पुराने तरीके से कृषि करना। और वाणिज्य कृषि बड़े पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर कृषि करना, एक फसल ही मुख्य रूप से ज्यादातर उगाना, यानी कि उगाना। वाणिज्य कृषि का रोपण कृषि, जिसको रोपा जाता है जैसे चावल, तो रोपण कृषि का हिस्सा है। पटसन है, सुनहरा रेशा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। रिसेंटली सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि पटसन या सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पटसन को। उद्योग के प्रकार है, कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर। 3 प्रकार होते हैं, कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर एक होता है संयुक्त क्षेत्र। तो संयुक्त क्षेत्र का एक उदाहरण दिया हुआ है उसमें, मारुति उद्योग किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो संयुक्त क्षेत्र का है। आनंद मिल्क यूनियन और सुधा डेयरी जो उदाहरण दिए वो सहकारी क्षेत्र के हैं। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड इस्पात लोहा उद्योग है। इस्पात उद्योग के केंद्र राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। भद्रावती, विजयनगर ये दोनों कर्नाटक में है लोहा इस्पात केंद्र। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में है। जमशेदपुर झारखंड में टिस्को की स्थापना हुई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की 1907 के साक्षी में। और कोयला झरिया से मिलता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा इसक चूना पत्थर मिलते हैं। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382, विश्व का 51। इसी के साथ एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की ज्योग्राफी की जितने भी नोट्स है वो आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास के। तो यहाँ तक हम ज्योग्राफी कक्षा 6 से 8 तक कर चुके हैं। तो जिसके पास नोट्स नहीं है वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। और बाकी पहले आपको वीडियो समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 6 के इतिहास में पहला पाठ है, लेखन से संबंधित है। तो 6000 वर्ष पहले लेखन प्रारंभ हुआ। विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य 40,000 वर्ष पहले के हैं। 40,000 साल संयुक्त पूर्व के हैं। बुद्ध का जन्म 560 ईस्वी पूर्व हुआ। यानी कि जो समय निकालना है वर्तमान समय, वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी में ये उदाहरण दिया हुआ है।
कि 560 में जो वर्तमान में चल रहे हैं वो 2024 चल रहे हैं, 2025 हैं, तो वो ऐड कर लीजिए, प्लस उसमें -1 घटा देना है। फिर 1 घटाने के बाद जो उत्तर मिलेगा वो आज से जितने वर्ष पहले जन्म हुआ वो वर्ष आ जाए, क्योंकि ईस्वी पूर्व में जो यहाँ पे दिया हुआ है 560 ईस्वी पूर्व है, तो वो 560 वो जोड़ने होंगे, बाकी 2024 ये जोड़ने होंगे, उसमें से आपको 1 घटा देना है, तो जो वर्तमान वर्ष है वो आ जाएगा। अंतिम हिमयुग का अंत माना जाता है 12,000 वर्ष संयुक्त पूर्व है। प्रथम स्थान निवास का शिपाराम 8,000 संयुक्त पूर्व है। तांबे के प्रथम धातु का आराम 4,000 संयुक्त पूर्व है। भारतीय महाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक 6,000 संयुक्त पूर्व है। सिंधु सभ्यता से लगभग 2,000 वर्ष संयुक्त पूर्व की है। जो समय है थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि उतना याद नहीं हो पाता, लेकिन एनसीईआरटी में लाइनें दी हुई हैं इतिहास में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो आप सिंधु का जरूर याद कर लेना। सिंधु सरस्वती सभ्यता 2,000 वर्ष पूर्व की है। होमोसेपियस सेपियंस है वो 3 लाख वर्ष पूर्व के हैं। उसके बाद में ये जो 4 लाइनें दी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है, उसमें ये 4 लाइनें इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं, कि यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है पहले भी। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? पंजाब में है। हड़प्पा गुजरात में है। कालीबंगा सिंध में है। मोहनजोदड़ो हरियाणा में है। और राखी गढ़ी राजस्थान में। कालीबंगा वैसे राजस्थान में है, लेकिन जो एनसीईआरटी किताब है उसमें सिंध नाम दिया हुआ है, तो वो क्यों दिया हुआ है इसी वजह से मुझे नहीं, लेकिन जो सिंध दिया हुआ है तो आपको सिंधी याद कर लेना अच्छा रहेगा। बाकी राजस्थान ऑप्शन दिया हुआ तो राजस्थानी कालीबंगा भरना है। सर राखी गढ़ी है वो राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो हरियाणा में है। हड़प्पा है वो गुजरात में है। धौलावीरा आपके पंजाब में है। यहाँ एनसीईआरटी की लाइन के अंदर दिया हुआ है, सेम का सेम उतारा हुआ है। मिन्हाज सिराज 13वीं में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि शब्द का मिलान ए सिराज ने कब प्रयोग किया? 13वीं शताब्दी में। राजराज प्रथम ने तंजावुर का मंदिर बनवाया है। राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। जौहर प्रशासन में किसानों की बस्तियों को और कहा जाता था। गाँव का समूह नाडू और एरनार होते थे वो प्रधान होते थे। वेलन वगाई पिछली रीट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वेलन वगाई क्या है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। और ये शीटेट में तो कई बार प्रश्न पूछे जा चुका है, ये रिपीट प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट रखना। ब्रह्मदेह है ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि। साला भोग या देवदान है। साला भोग है विद्यालय के रख रखाव के लिए, और देवदान यानी मंदिरों के लिए दी हुई भूमि, लेकिन कई बार देवदान की जगह तिरुनमटकनी नाम दिया हुआ मिल जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। पल्ली चंदम्ब नाम है वो जैन संस्थान अनुदान दी गई भूमि क्या कहलाती है? पल्ली चंदन। नगरम व्यापारियों का संघ था। नगर मत कर लेना। नगरम का अर्थ चोल प्रशासन में क्या था? व्यापारियों का संघ था। काफी इंपॉर्टेंट है। अजमेर चौहान में तोमर को पराजित किया था। 12वीं मध्य शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई। बंदगा इकता इकतार क्या है? तो बंदगा क्या है? इल्तुतमिश के समय जो गुलाम सूबेदार होते थे उसे बंदगा कहा जाता था। इकता क्या है? इलाका होता था। जो इलाके के संभालने वाले अधिकारी होते थे वो इकतार या मुक्ति कहलाते थे। खराज क्या थे? कृषि कर है। खराज और खुमश क्या? कृषि कर है। खराज क्या है? कृषि कर। खुमश क्या? युद्ध से कर है। तो खराज कृषि कर था, जो उपज का 50% होता था, अलाउद्दीन खिलजी के समय लिया जाता था। खुमश युद्ध के माल पर होता था। 1/5 सुल्तान लेते थे, 4/5 सैनिक रखते थे। जक़ात क्या था? एक धार्मिक कर था। मुस्लिम आय का 2%, 2.5% या 1/40 भाग व्यापारियों पर 25% लेते थे। जजिया कर है गैर मुस्लिम कर था, जिमी या सुरक्षित नागरिकों का दर्जा देने के लिए दिया जाता था। तो जजिया कर क्या एक संरक्षित नागरिक का दर्जा देने के लिए किया जाने वाला करता, तो बिल्कुल सत्य है। और गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और जक़ात क्या है? मुसलमान से लिया जाने वाला कर है। मुस्लिम आय का 2.5% लिया जाने वाला कर है। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है। इब्न बतूता है 14वीं सदी में मोरक्को से भारत आए थे। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है वो यही है कि बंदगा क्या है, इकता क्या है, इकतार क्या है, किससे कर लिए जाते थे? तो बंदगा तो क्या है कि सूबेदार गुलाम सूबेदार होते थे। इकता इलाका होते थे। इकतार मुक्ति संभालने वाला अधिकारी। खराज क्या था? कृषि कर था। खुमस क्या था? युद्ध कर था। जगात क्या था? धार्मिक कर था। जजिया कर क्या था? एक संरक्षित का दर्जा देने के लिए दिया जाने वाला कर था। इब्न बतूता 14वीं सदी में मोरक्को से भारत आया था। दिल्ली सुल्तानों की प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी थी। फिर चौथा पार्ट है मुगल, जिसकी माता थी मुगलों की, वो मंगोल थी। चंगेज खां से समझी थी। चीन मध्य एशिया से। पिता थे वो तैमूर से समझी थे, इराक ईरान से, और गर्व महसूस करते थे तैमूर के। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार किया है 1526 में। आगरा पर भी 1526 में करता है। मनन सरदार अपना वेतन जागीर के रूप में ही लेते थे, और इस पर केवल राजस्व ही वो कर ले सकते थे। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था जब्त कहलाती थी। अब्दुल फजल ने अकबरनामा यानी आईन अकबरी की रचना की थी। और खोखर जनजाति पंजाब में है 13वीं 14वीं शताब्दी में। गखर जनजाति कमार खा गखर को अकबर ने मनसबदार बनाया। उत्तर पश्चिम में बलेच
जनजाति कोलों में बंटी होती थी। पश्चिम हिमालय में गढ़ी, पूर्वी हिमालय में नागा अहोम जनजाति, बिहार और झारखंड में चेर सरदार शाही रहते थे। मानसिंह ने इस पे हमला किया। उड़ीसा में, बंगाल में मुंडा और संथाल जनजाति रहती थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कौल और बेराद, गुजरात में भी स्थित है। दक्षिण में कोरागा, वेतरर, गाखर जनजाति निवास करती थी। पश्चिम और मध्य भारत में भील, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में निवास करती थी। ये जनजाति से संबंधित टॉपिक है, उससे स्थान पूछे जा चुके हैं। बंजारा है कारवां, जिसे टांडा कहते थे। अलाउद्दीन बंजारों का प्रयोग नगर में, बाजार में जो है अनाज की ढुलाई के लिए प्रयोग करते थे। गोंड है, गोंड राज्य ये गढ़ में इनको था। गढ़ गोडकुल में विभाजित था। गोडकुल 84 गांव की इकाई, 84 गांव की इकाई बहतौत में विभाजित थी। तो ये गोंड राज्य का प्रशासन स्थित था। गढ़ गटका के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। बालिच बरफुना अहोम सेनापति थे। सराघाट के युद्ध में औरंगजेब को हराते हैं। तो सराघाट का युद्ध किसके बीच में थे? औरंगजेब और बालिच बरफुना या अहोम्स और औरंगजेब के मध्य होता है, जिसमें विजय किसकी होती है? औरंगजेब की हार होती है। 42 बर्फुकन की विजय होती है। अहोम म्यांमार तेरसदी से ब्रह्मपुत्र घाटी में आए। टियो व कोंच खाजों के राज्य का विलय किया। क्रमशः 1523 और 1581 में। पाइक अहोम राज्य के बेगार व्यक्ति को कहा जाता। अहोम समाज कुल में बंटा होता था। जो खेल खिलाता था उस खेल को ही गांव में विभाजित किया गया था। अहोम शिवऋषि के काल में हिंदू धर्म प्रधान धर्म बन गया था। उर्जी नामक रचना अहोम फिर असमिया में लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट है। और हिंदू धर्म प्रधान धर्म अहोम में कब बन गया था? शिवऋषि के काल में। गुरजी नामक रचना है अहोम भाषा में, फिर असमिया में लिखी गई। अकबरनामा में उल्लेख है कि गढ़ गटका में 70,000 गांव थे। अब ये धार्मिक से संबंधित है। नैनार शिव से है। आलवार वैष्णव से संबंधित है। पुलैया और पनार ऐसी प्रजातियां थी जो कि बौद्ध और जैन के आलोचक शिव और विष्णु से मुक्ति का मार्ग बतलाया था। संगम साहित्य तमिल साहित्य का उदाहरण है। और नैनार 63 थे, आलवार 62 थे। नैनार में तेवरम और तिरुवाचम रचना मुख्य है। आलवार में दिव्य प्रबंध इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य का अद्वैत है, जीव व परमात्मा एक ही है, ब्रह्मा निर्गुण निराकार है। शंकराचार्य का मत रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद है। वीर शैव आंदोलन बर्शना अलामा प्रभु अक्महादेवी का है। 12वीं सदी कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। कर्मकांड मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। महाराष्ट्र में संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। विष्णु संत भगवान विठल के उपासक थे ये। और सखुबाई स्त्री और चौखेराम का परिवार भी इसमें महत्वपूर्ण था। और पठरपुर के विठल और जनमन के विराजमान व्यक्तित्व देवराज पर आधारित थे। वारकृष्ण संप्रदाय को जन्म दिया, जो पर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देते हैं। कश्मीर में सूफी स्वाद है। ऋषि पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली ने की। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी स्थित है। कसम किसने? दिल्ली से। पंजाब से बाबा फरीद, दिल्ली से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। गुलबर्ग से हैं बंदानवाज सिद्धू राज निस्तुद राज स्थित है। ईरान में जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी में सूफी शायर हुए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। असम में शंकर देव ने विष्णु भक्त थे, भागवत पुराण पर आधारित रचना की थी। कीर्तन घोष नामगर नाम से स्थापित करने की नई पद्धति चलाई। मीराबाई 16वीं शताब्दी में विवाह किया, रविदास की अनुयायी बन गई थी। बंगाल में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी संस्कृत में। कबीर के उपदेश धार्मिक परंपराओं की अस्वीकृति देते हैं। नानक जी का जन्म तलवंडी करतारपुर में केंद्र स्थापित किया। भक्ति का लंगर साथ साथ भोजन करना, उपासना और धार्मिक कार्य हैं। धर्मशाला और गुरुद्वारे हैं। नानक जी का उत्तराधिकारी गुरु आनंद और लहणा थे। 1700 स्वामी गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब को प्रमाणित किया। रासमदासपुर में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब ने बनवाया है। जहांगीर में 1606 अर्जुन देव को मृत्युदंड आदेश दे दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख समुदाय का राजनीतिकरण शुरू होता है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना। गुरु गोविंद सिंह ने उपदेश के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान, स्नान। नाम का अर्थ है सही उपासना करना, यानी कि नाम जपना। दान का अर्थ है भला करना, कीर्तन करना। स्नान आचार विचार की पवित्रता, यानी कि वर्ण छंकना। बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे बुद्ध ने। और रामानुजन ने आलवार प्रभावित रहे हैं। महोदयपुरम में, प्रायद्वीप में, दक्षिण पश्चिम में, केरल में 9वीं शताब्दी मलयालम भाषा की रचना है। 16वीं शताब्दी लीला तेलुगु की रचना फणी प्रभाव शैली में व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें हीरा और मूंगा संस्कृत अन्य भाषा का प्रयोग किया गया है। लितिकम का अर्थ है हीरा और मूंगा है। पूरी ओडिशा में जगन्नाथ संप्रदाय है। 12वीं सदी में राजा अनवर्धन ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। अनंग भीम थर्ड ने राज्य अर्पित कर दिया था। समय को जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व किया। कथक नृत्य फला फूला राजस्थान और लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाजिद अली शाह के समय प्रमुख
कला के केंद्र के रूप में वो आज़ादी के बाद शास्त्रीय नृत्य घोषित कर दिया गया। अतः शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन कौन से उसमें है, भरतनाट्य, अन्य जो शास्त्रीय नृत्य हैं कथक के अलावा वो है भरतनाट्य, कर्नाटक का प्रसिद्ध है, कथकली सॉरी कथाकली है वो केरल का है, ओडिशा का उड़ीसा है, ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है। तो इम्पोर्टेंट इसमें जो रहने वाला है वो आपके भरतनाट्य तमिलनाडु का है, और कथाकली है केरल का, और कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। तो कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए शास्त्रीय नृत्य। प्राचीन लघुचित्र ताम्रपत्र अथवा लकड़ी पर चित्रित किए गए थे। प्राचीन लघुचित्र किस पे थे? ताम्रपत्र या लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। बहुसली शैली हिमाचल हिमालय तलहटी क्षेत्र की है। भानुदत्त ने रसमंजरी की रचना की थी। बहुसली शैली में ही सॉरी बसोहली शैली में ही भानुदत्त ने रचना की रसमंजरी की, जो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ शैली है, पहाड़ी शैली है चित्रशैला की। इसमें विशेषता क्या है इसकी? ठंडे नीले व हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है। विषयों का कलात्मक निरूपण यहाँ पे किया गया है। बंगाल में नाथ साहित्य प्रसिद्ध हुआ। मीनामती और गोपीचंद गीत, धर्म ठाकुर की गीत, पूजा गीत यहाँ पे गाए जाते थे। बृहदम पुराण में पश्चिम बंगाल में है, संस्कृत ग्रंथ है। पश्चिम बंगाल में ही संस्कृत महाकाव्य का अनुवाद हुआ था मंगल काव्यम नाम से। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में दिल्ली पे होते हैं। अहमद शाह अब्दाली 1748 से 61 के बीच में 5 बार आक्रमण करते हैं। राजा जय सिंह ने मालवा, आगरा की सूबेदार नियुक्त किया गया था। स्वाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में वेधशालाएं खोली थी। स्वाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं कहाँ खोली? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा, वाराणसी, जिसमें जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। जत्थों और मिसलों किसे कहा जाता? खालसा दल खालसा थे, उसे जथा और मिसलों कहा जाता था, यानी मिसल कहा जाता। सामूहिक निर्णय गुरु मथा के आधार पर लिए जाते। राखी बेचता है सिख में है, कृषि उपज का 20% कर बदले में संरक्षण प्रदान किया जाता था। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौल को राजधानी बनाया था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ है? 1630 में। शाहजी और जीजाबाई माता पिता का नाम है। 25% चौथ कर लिया जाता था। 9 से 10% स्वदेशमुखी कर प्रणाली थी शिवाजी के समय। पुणे मराठा राज्य की राजधानी रही है। इसी के साथ जो है कक्षा 6, 7, 8 की जो आपकी एनसीईआरटी है 6 से 8 तक की, इतिहास वो भी कंप्लीट हो गई, यानी कि ज्योग्राफी और इतिहास आपकी कंप्लीट हो गई है। थर्ड रहेगी वो आपकी रहेगी आपके यहाँ से राजनीति विज्ञान, जो हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो एनसीईआरटी का निचोड़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक लाइन भी स्किप नहीं कर सकते। सारी एनसीईआरटी से और रेट में लगभग जो कक्षा 6 से 8 तक के जितने एनसीईआरटी के टॉपिक दिए हुए हैं आपके रेट में, वहीं से पूछते हैं। उधर जो एग्जाम है जैसे कि सेकंड ग्रेड एसएसटी है, थर्ड ग्रेड एसएसटी है, जितनी भी एसएसटी के एग्जाम होते हैं और जो अदर एग्जाम होती है जिसमें जीके ऐड होता है एसएसटी का, उसमें सभी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें हैं तो सेम की सेम लाइनें भी पूछी जाती है। अब राजनीति विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे पहले? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। आखिरी वाइसराय थे माउंटबेटन। इसका जो क्रम है वो थोड़ा सा याद करना चाहें, याद रहें तो कर लेना। हेस्टिंगसन, वेलेस्ली, बेटिंग, डेलोजी, कैनिंग, लॉरेस, लेटन, रिपिन, हार्डिंग, इरविन, ये क्रम है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो पूछ सकते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री दार्शनिक हुए थे जेम्स मिल। उसने एक पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। क्या है? 1817 की बात है। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री या दार्शनिक थे जेम्स मिल। जेम्स स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो भारत को 3 भागों में किसने बांटा? जेम्स मिल ने। 1498 में पुर्तगाल की यात्री थे वास्को द गामा भारत ने खोजा, और 1551 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1751 में प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुल्दौला के मध्य, जिसमें पराजय होती है। का कारण क्या रहता है? मीर जाफर की कारगुजारी। उसके साथ अंग्रेजों का साथ देते हैं, जिससे उसे किसे बनाया जाता है? नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, और फिर मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। उसके बाद बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में, उसमें मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है, और उसके बाद में मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया जाता है, और उसे हर महीने 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं अंग्रेजों को। मालाबार का तट मैसूर रियासत नियंत्रण में था। मैसूर की अंग्रेजों के साथ 4 बार जंग होती है। पहली 1767 से 69, फिर 80 से 84, 90 से 92, लास्ट में होती है 1799। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत कंपनी की विजय होती है श्रीरंगपट्टनम युद्ध में, और टिप्पू सुल्तान शेर मैसूर थे, उसकी पराजय होती है। पानीपत का युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हो जाता है पहला। सेकंड 1803 से 5 के मध्य।
थर्ड 1817 से 19 मराठा साम्राज्य को समाप्त हो जाते हैं। उस मराठा साम्राज्य का समापन हो जाता है और यहाँ से अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगता है। कितूर थे, रानी चेन्नम्मा और रायना के भी विरोध किया। 1843-1839 में सिंध और पंजाब को कंपनी ने अधिकार में कर लिया। विलीन नीति के तहत डलहौजी ने 1848 से 56 तक चलाई, जिसमें से किसका विलय हुआ? सबसे पहले सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और एक क्रम इंपॉर्टेंट रखना है नीचे से ऊपर से किस तरीके से। पहले सतारा 48, संबलपुर 50, उदयपुर 52, नागपुर 53, झांसी 54 और 56 में विलीन नीति के तहत शामिल कर लिए गए। 1772 में न्याय व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें फौजदारी, काजी और मुफ्ती थे। दीवानी जिला कलेक्टर होता था। फौजदारी में कौन थे? काजी और मुफ्ती, और दीवानी में जिला कलेक्टर होते थे। 1772 न्याय व्यवस्था शुरू की गई थी। 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कलकत्ता के अंदर अपीली अदालत की स्थापना होती है। सदर नियामत स्थापना करते हैं और 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। माहल गांव या गांव का समय कहा जाता था। 1822 में नई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है उत्तर पश्चिमी प्रांत में। दक्षिण भारत में नई बंदोबस्त व्यवस्था रैतवार रैतवार क्या है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसमें टॉमस मुनरो ने विकसित इसे किया। रैत दूसरों की जमीन पर खेती करना। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार में और दीकू बाहरी लोग होते थे। 1906 में ग्राम संग्राम हुआ था असम में और 1930 में मध्य प्रांत हुआ, जिसमें वन सत्याग्रह कहा जाता है। 1831 से 32 के बाद कोल विद्रोह, 1855 में संथाल विद्रोह, 1910 में बस्तर विद्रोह, 1940 में वर्दी विद्रोह हुआ। तो ये क्रम पूछ सकते हैं कि विद्रोह का सही क्रम होगा। कोल, संथाल, बस्तर, वर्दी। कोल 32, 55 में संथाल, बस्तर 10, 1910 और 1940 में वर्ली। विष्णु भट्ट गॉडसे ने रचना की थी मांझा प्रवास की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 8 अप्रैल 1958 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1948 को क्रांति का प्रारंभ होता है और एमपी में राजगढ़ में उनतीबाई लोधी, सॉरी 1958 राजगढ़ में उनतीबाई को लोधी थी और 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है और 1781 में कलकत्ता मदरसा खोला गया था। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह पर जोर देते हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। बेगम रुकैया सखावत हुसैन कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। स्त्री पुरुष तुलना की लेखक ताराबाई शिंदे, काफी इंपोर्टेंट है, रेट में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। स्त्री पुरुष तुलना किसकी रचना है? ताराबाई शिंदे की है। रमाबाई हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ये कथन किसका है? रमाबाई का है। 1840 में परमहंस मंडल की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सनातनी आंदोलन घासीराम ने मध्य भारत में चलाया। मथुआ पंथ हरिदास ठाकुर और नारायण गुरु ने पूर्वी बंगाल और केरल में चलाया है। नारायण गुरु ने केरल में कहा था कि मानो कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। 1863 में ज्योतिबाई फुले में गुलामगिरी की रचना की। पेरियर नामक प्रसिद्ध थे रामास्वामी नायकर। पेरियर हिंदू वेद पुराण विरोधी आलोचक रहे हैं। ब्रह्म समाज 1833 में केशव चंद्र सेन मुख्य नेता रहे थे ब्रह्म समाज के। रामाकर्षण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। सैयद अहमद खां 1875 में मोहम्मद एग्लो इंटेल कॉलेज की स्थापना होती है। 1855 में कांग्रेस की स्थापना बंबई में थी। लक्ष्य स्वतंत्र मेरा जन्म से अधिकार लेकर रहूंगा। 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन कर देते हैं। 1906 में ढाका ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ समझौता होता है। रोल एक्ट 1919 में होता है। गांधी जी ने शैतान की करतूत कहा था। 9 अप्रैल 1919 को अहिंसा विरोधी दिवस मनाया जाता है। अपमान याजना दिवस भी कहते हैं। हड़ताल शब्द का प्रयोग किया गया। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किसके तहत लौटा दी थी? रोल एक्ट 1919 के तहत लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। 1922 में चौरा चौरी कांड होते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होते हैं। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य मनाया जाता है। दांडी मार्च 1930 में होता है। साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचार्य। इसमें जो है गांधी जी जो ये क्रम पूछ सकते हैं गांधी जी के कि सबसे पहले क्या हुआ है कि रोलेक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ है। 1919 में फिर जलियांवाला हत्याकांड सेकंड पे आएगा, फिर चौरा चौरी कांड थर्ड पे आएगा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन फोर्थ में, फिर उसके अंदर दांडी मार्च है, फिर साइमन कमीशन है। तो ये क्रम पूछा जा चुका कि कई बार और पूछा भी जा चुका है और पूछ भी सकते हैं। फिर है यहाँ से अगला एपीजे अब्दुल कलाम 1931 में तमिलनाडु में रामेश्वरम में जन्म होता है। 2002 से 7 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहते हैं। 10 लाख की जनसंख्या
10 लाख से जनसंख्या जो अधिक होती है उसे क्या कहेंगे हम? महानगर या नगर निगम कहते हैं। 1 लाख से 10 लाख तक की जो जनसंख्या होती है उसे नगर पालिका कहते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। 1 लाख से कम होगी नगर पंचायत या नगर कहलाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या को कहा कहा जाता है? महानगर या नगर निगम कहा जाता है। 29 सितंबर 1688 को मद्रास कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है। भारत की सबसे प्राचीन नगर निगम कौन-सी है? तो मद्रास है, वो है 29 सितंबर 1688 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। रोजा पार्कर्स नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था, सिविल राइट मूवमेंट रोजा पार्कर्स ने चलाया है। अनुच्छेद 15 धर्म मूलबस जाति लिंग जन्म स्थान का विभेद करता है। विधानसभा विधेयक एलएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश विधायक निर्वाचित क्षेत्र 68 है, जो उदाहरण दिया हुआ है इसके एनसीईआरटी के लिए, तो इस संख्या 68 याद रखना। सामोआ द्वीप पर प्रशांत महासागर दक्षिण में स्थित है। राम सुंदरी देवी बांग्ला में आत्मकथा लिखती है अमर जीवन। तो क्या है कि अमर जीवन किसकी आत्मकथा है, ये पूछा जा चुका है रीट में। तो राम सुंदरी देवी की आत्मकथा है अमर जीवन। किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा क्या थी? अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा थी, जिसे राम सुंदरी देवी ने लिखा था। रुकैया सखावत हुसैन ने सुल्तान का शोपन कहानी लिखी थी। रुकैया सखावत हुसैन ने सुल्तान का शोपन। सरकार जब किसी समाचार, फिल्म आदि में किसी अंश पर प्रतिबंध लगा देती है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। दादन व्यवस्था क्या है? कच्चा माल देकर पक्का माल लेना। कपड़ा क्षेत्र में अधिक प्रचलित था ये दादन व्यवस्था, यानी कि कहाँ से कच्चा माल देकर पक्का माल लेना, क्या व्यवस्था कहलाती है? दादन व्यवस्था। जिनपिंग मिल, रुई से घोल के बीज अलग करना क्या है? जिनपिंग मिल है, रुई से घोले के बीज अलग करना। दिसंबर 1646 में इस विधानसभा का गठन होता है। अंतर समुदाय यानी कि एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय द्वारा दबाव लगाना, और अंतर समुदाय एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों उससे दबाव बढ़ाता है, वो ये अंतर समुदाय कहते हैं। 2004 में ईवीएम का प्रयोग होता है। देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था संसद है। राज्यसभा 250, लोकसभा 543 है, जिसमें राज्यसभा में 233 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में जो लोकसभा बहुमत है 272 चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा का होता है, और राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति होता है वो अध्यक्ष या सभापति होता है। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। न्याय व्यवस्था स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। 1958 में अलग इमारत में इसे स्थानांतरित कर दिया। दहेज प्रथा का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। समाज के विरुद्ध अपराध श्रेणी में आता है। दहेज का मामला किस श्रेणी में आता है? समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, जिसे हम आपराधिक या फौजदारी कानून उल्लंघन की श्रेणी में रखते हैं। फौजदारी कानून क्या होते हैं? कानून में जिसे अपराध माना गया है और वो कर देते हैं कोई, तो वो फौजदारी कानून का उल्लंघन होता है। दीवानी कानून क्या होता है? व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन करना। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, पानी का अधिकार है। कई बार पूछा जा चुका है सीटेट के एग्जाम में और रीट में भी। ओगलास टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम में आजीविका के अधिकार को जीने के अधिकार में शामिल कर लिया गया है। अनुच्छेद 17 असमप्रसता का अंत करता है। अनुच्छेद 15 धर्म मूलबस जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद है। तो ये लाइन क्रम से याद रखना, धर्म मूलबस जाति लिंग जन्म स्थान पर विभेद करता है। अनुच्छेद 15 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में है। आग्रही जो व्यक्ति समय पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 2 दिसंबर 1984 में। कंपनी यूनियन कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमेरिका की थी। गैस थी मिथाइल या मिथाइल आइसोसाइनिक। ये पूछा जा चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल या मिथाइल आइसोसाइन थी। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त हवा पानी के अधिकार को भी शामिल कर लिया। तो अनुच्छेद 21 काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर प्रदूषण मुक्त हवा पानी के अधिकार को किस वाद के तहत शामिल किया गया? तो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 सर्वोच्च न्यायालय वाद के बाद। केंद्रीय बजट में कर राशि में जो इम्पोर्टेंट है, उधार और देनदारियों का जो हिस्सा है वो 28% है, आयकर 19% हिस्सा है, जो अभी जो है दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब में, तो इम्पोर्टेंट रह जाए। तो जो पिछला बजट है उसका विवरण दिया हुआ है। ये 101 राष्ट्रीय पार्क है और 543 वन्यजीव अभयारण्य, ये प्राचीन डाटा है जो उस किताब में दिया हुआ। अपडेट भी हो सकता है, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। सूर्य, चंद्रमा और वे वस्तुएं जो रात में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ये जो कुछ लाइनें हैं, ये जो पिछली जो एनसीईआरटी थी इससे पिछले साल उसके अंदर थी, इस ईयर से ये हटा दी है, लेकिन पूछ सकते हैं ये
क्योंकि आपके सिलेबस में सूर्य, चंद्रमा और वे वस्तुएं जो रात में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार, गर्म और उसमें प्रकाश हो तो वो तारे। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। तारों की विभिन्न आकृतियां कहलाती हैं, नक्षत्र मंडल कहलाती है। उषा मेजर, बिग बियर क्या है, नक्षत्र मंडल है। उषा मेजर का भाग है सप्तऋषि। उषा में अर्शा मेजर का भाग क्या है, सप्तऋषि। उत्तरी तारा क्या कहलाता है, ध्रुव तारा कहलाता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना उच्च प्रकाश नहीं होता, जो तारों से प्रकाश लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहलाते हैं। प्लेनेट क्या है, एक ग्रह है। ग्रीक भाषा से बना है जिसका अर्थ है प्लेनेट या परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, प्लूटो या बोनी ग्रह है, यू बी 313 और सिरस क्या भी है, एक बोनी ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बड़े हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनियम, नेपोचियम छोटे हैं। क्रम याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनियम, नेपोचियम। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में कंप्लीट करती है। अगला है क्षुद्र ग्रह, मंगल व बृहस्पति के बीच में है। उल्कापिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर क्या कहलाते हैं, उल्कापिंड कहलाते हैं। इसी के साथ आपको कक्षा 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट होती है, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और राजनीति तीनों के जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो इसकी हर एक लाइन रट लेना, 2 से 3 बार वीडियो देख लेना। क्वालिटी के लिए आप इस जो आप ऊपर जाके चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपकी लो क्वालिटी दिख रही है तो आप हाई क्वालिटी में भी देख सकते हैं। दूसरा, इसकी जो पीडीएफ है जो एग्जाम से आपको 5 से 10 दिन पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। उससे पहले आप जितनी बार हो सके वीडियो बार बार देखते रहिए, आपको अच्छा खासा यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।